हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं विजय सिंह। अब हमारी जो सोशल स्टडी की 10th क्लास सोशल स्टडी की क्लास लगभग इसी समय होगी। कल क्लास नहीं हो पाई, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास रहेगी और हम बारीकी से एक एक लाइन टू लाइन का अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास में एसएसटी, ये शायद ऊपर दिख नहीं रहा है, भारत में राष्ट्रवाद, ये शायद कैमरे की वजह से दिख नहीं रहा। तो हमने पहले खिलाफत और असहयोग आंदोलन पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, और आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। फिर वहां पे एक चीज और थी इंडेक्स के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बारदोली किसान आंदोलन या सत्याग्रह। बारदोली किसान आंदोलन या इसको बारदोली सत्याग्रह बोलते हैं। तो कब हुआ था? 1928 में। मैंने पहले बता दिया, कोई भी आंदोलन, कोई भी आयोग, कुछ भी गठित हो, क्या, क्यों, नेतृत्व, ये ध्यान रखना। क्यों हुआ था? भू राजस्व में वृद्धि के कारण, यानी कि किसानों पर एक तरह से लगान बढ़ा दी गई थी। तो उस कारण से ये बारदोली किसान आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सॉरी, वल्लभ भाई पटेल ने। ध्यान रखना, वल्लभ भाई पटेल ही थे इस आंदोलन तक, यहां तक। आंदोलन के बाद में इस आंदोलन में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। 1928 के बाद में वल्लभ भाई के सरदार लगा था। ये किसने दिया था? तो जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, ये मतलब जो बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अब हम वो कारण देखते हैं कि असहयोग आंदोलन, सबको पता है चोरी चोरा कांड जो वो हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन को 22 फरवरी 1922 चोरी चोरा कांड, यानी कि फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड जो हिंसक हो गया था, उसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। वापस लेने का कारण था अहिंसक हो जाना। फिर महात्मा गांधी ने सोचा कि सत्याग्रही जो सत्याग्रह कर रहे हैं अभी वो परिपक्व नहीं है, यानी उनको और ज्यादा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। और फिर कुछ कांग्रेसी नेता थे जो जन संघर्ष से थक गए थे। तो ये मैन जो असहयोग आंदोलन वापस ले, उस टाइम की ये घटनाएं हैं। फिर हमने उस टाइम में, याद करो, हमने पढ़ा था प्रांतीय चुनाव, इसे पिछली क्लास में, उसमें हमने मद्रास प्रांत का जिक्र किया था। और वहां जस्टिस पार्टी कौन सी थी? जस्टिस, यानी कि जो पार्टी थी जस्टिस पार्टी, ये कहां? मद्रास प्रांत में। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? गैर ब्राह्मणों के द्वारा। इन चीजों को कोरिलेटेड करके पढ़ेंगे तो मतलब पिछला रिवाइज भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो क्या है, 1919 में जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919,
उसमें पहली बार प्रांतीय परिषदों का चुनाव कराने की घोषणा की। तो जो थक गए थे या कुछ जो नेता थे, जैसे जस्टिस पार्टी हमने पढ़ी है, चुनाव में भाग लेना चाहती थी, इसी तरह प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे कुछ कांग्रेसी नेता। उनकी क्या राय थी, वो क्यों चुनावों में भाग लेना चाहते थे, इसके लिए पहली रीजन तो वो ये बताते हैं कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे। यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई भी विधायक या सांसद बहस होती है, विरोध करते हैं नीतियों का, उसी तरह ये भी चाहते थे कि परिषद में जाकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है सुधारों की वकालत, यानी कि कुछ सुधार करने की उनसे वकालत करेंगे, और दुनिया को दिखाने के लिए कि ये परिषदें हैं, ये लोकतांत्रिक नहीं है। ये किनको दिखाने के लिए? दुनिया को दिखाने के लिए। यानी यहाँ चुनाव लड़के प्रांतीय परिषदों में जाकर ये सिद्ध करना चाहते थे कि ये परिषदें लोकतांत्रिक नहीं है और वहां पे ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे। तो इसी के बाद में एक पार्टी बनी थी, स्वराज्य पार्टी, गठन 1924। अपने बुक में डेट नहीं दे रखी है, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना 1924 में। किसने की थी? एक तो था सीआर दास, दूसरा था मोतीलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिता। इनका मानना था ये पार्टी चुनाव लड़के ये जो ऊपर दे रखे हैं ये काम करेंगे। लेकिन कुछ जो उस टाइम में एकदम से महात्मा गांधी ने सहयोग वापस ले लिया, तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव आए। तो जो नरमवादी या गरमवादी, नरमदलीय और गरमदलीय दो दल थे कांग्रेस में भी। तो गरम दल वालों को रास नहीं आया, तो लेकिन ज्यादा उग्र आंदोलन, कुछ नेता ऐसे चाहते थे या स्वतंत्रता सेनानी ऐसा चाहते थे कि और ज्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए। कौन चाहते थे? जो युवा थे, उग्र स्वभाव वाले थे, या उग्र उदारवादी और उग्र, तो इसको ये चाहते थे कि नरम दल और गरम दल है, तो गरम दल वाले थे ये, उस टाइम में युवा भी थे। इनमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये क्या चाहते थे कि इन पे इतना प्रेशर करो कि एक तो उग्र आंदोलन, जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रेशराइज करो, इनको प्रेशर करो। तो ये नेता और भी थे, लेकिन ये उदाहरण के लिए है। और उसी समय, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, एक भी माइंड में ध्यान रखना। चलो, ये तो एक एडिशनल है। एडिशनल ये समझो एडिशनल क्वेश्चन है, एडिशनल आपके लिए नॉलेज है। क्यों? ये इंडेक्स में मैं बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी के इंडेक्स में दे रखा है, तो वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। अब यहां से आंदोलन वापिस लिया जाता है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती जा रही है। उसी समय मंदी का असर हो गया, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गई थी 1926, यानी कि ये 1926-30 तक ये मंदी चली थी। तो कृषि उत्पादकों और कीमतें गिरने लगी, यानी कि जो उत्पादन था, कीमतें बहुत ज्यादा गिरने लगी। तो हालत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, यानी कि अगले आंदोलन की नींव तैयार हो रही है। फिर उसी समय ब्रिटेन में चुनाव हुए और नई टोरी सरकार बनी। अब नाम टोरी है तो क्या कर सकते हैं, है ये प्रधानमंत्री है
टोरी सर। तो इन्होंने क्या किया कि एक कमीशन का गठन किया। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि भारतीयों में अब धीरे धीरे असंतोष उत्पन्न होने लग गया। तो जो आयोग था उसका नाम साइमन कमीशन था और अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। अब इसमें लगे हाथ ये भी देख लेते हैं। इसमें सदस्य थे 7, सभी अंग्रेज। हो गए, 7 सदस्यीय आयोग था और सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी कि वहां के सांसद थे। तो मेन चीज है अध्यक्ष हो गया। फिर उद्देश्य क्या था कि ये आयोग को गठित करना पड़ा। तो आयोग ये गठित किया, उसके पीछे टोरी सरकार का उद्देश्य था, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय जनमानस में मतलब असंतोष बढ़ता जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो एक तो राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित, यानी कि बार बार ये आंदोलन हो रहे थे उनको कि भाई कैसे खुश किया जाए, क्या किया जाए इनके लिए। वो दूसरा था भारत में संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन, यानी कि भारत में जो शासन चल रहा है उसका अध्ययन करने के लिए। अब यहां पर एक ये था साइमन कमीशन। इसको भारतीय भारतीय संवैधानिक आयोग भी बोलते हैं और भारतीय वैधानिक आयोग भी इसको बोलते हैं। किसको? साइमन कमीशन को। इसमें विरोध का जो इसका विरोध हुआ उसका मेन कारण था कि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। उद्देश्य इसका मेन है, इसको ध्यान रखना। चाहे रोलेक्ट एक्ट हमने पढ़ा है उसका उद्देश्य ध्यान रखना, साइमन कमीशन का ध्यान रखना। उसके बाद में और भी कमीशन गठित होंगे, इनके उद्देश्य को दिमाग में बैठा के रखना। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। तो इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी है, लेकिन ये फरवरी मार्च में भारत आया। फरवरी मार्च 1928 में भारत आया और फिर दोबारा पहले फरवरी मार्च में भारत आया और फिर दोबारा अक्टूबर 1928 में भारत आया। तो साइमन कमीशन का विरोध में एक नारा दिया गया, साइमन कमीशन गो बैक। यानी जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उन्होंने साइमन कमीशन गो बैक, यानी कि चारों तरफ असंतोष का माहौल हो गया और विरोध जो हो रहा था उसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने मतलब हिस्सा लिया। यानी कि हमने पढ़ा था पहले कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दूरियां हो गई थी, लेकिन वो इस साइमन कमीशन के विरोध में मुस्लिम लीग शामिल हुई, जितनी भी पार्टियां थी वो सब शामिल हुई। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। इसको भी विशेष ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, क्योंकि अभी आगे हम सविनय विज्ञ आंदोलन पढ़ेंगे तो इसका और भी 2-4 जगह जिक्र आएगा। तो लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर यानी कि अक्टूबर 1929, ये कब आया? 28 में। साइमन कमीशन कब आया? 28 में। और ये घोषणा कब कर रहा है? अक्टूबर 1929 में। डोमिनियन
स्टेट्स का गोलमाल ऐलान, यानी कि अधिराज्य, यानी कि भारत कुछ शासन व्यवस्था भारतीयों को सौंप देंगे, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम करेंगे। इसे डोमिनियन स्टेट्स कहते हैं। मतलब उन्होंने गोलमाल ऐसे ही मतलब शांत करने के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान कर दिया। और भावी संविधान, यानी कि संविधान के बारे में गोलमेज सम्मेलन आयोजित होंगे, जो भारत के भावी संविधान के बारे में रूपरेखा तैयार करेंगे। और ये गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3। कांग्रेस ने पहले में भाग, प्रथम में नहीं लिया, सेकंड में गांधी जी गए थे, और थर्ड में भी नहीं। तो इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन में आएंगे गांधी जी क्यों गए थे। और अंबेडकर तीनों में भाग लिया था, अंबेडकर ने, और मुस्लिम लीग ने तीनों में भाग लिया था। तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि भावी संविधान के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहां पर? लंदन में। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज का मतलब क्या होता है कि जैसे ये गोल एक मेज है, इसके चारों तरफ बैठते हैं, इसीलिए इसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। फिर क्योंकि जो उग्र थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो इस डोमिनियन स्टेट से मतलब खुश नहीं थे। तो एक अधिवेशन होता है लाहौर में दिसंबर 1929 में। तो आपको मैंने पहले बताया था, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, विशेष सत्र या विशेष अधिवेशन सितंबर, ध्यान रखना। और स्वाभाविक, यानी कि बिना ये कांग्रेस के हमेशा अधिवेशन दिसंबर में हुए हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जैसे असहयोग आंदोलन के समय स्वीकृति के लिए सितंबर में, खिलाफत आंदोलन को सहयोग देने के लिए सितंबर में हुआ था। तो ये तो स्वाभाविक था, दिसंबर में ही होते थे। उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को, जो पहले से ही यहां हम पढ़ चुके कि उग्र थे। तो इन्होंने इसमें घोषणा की, इसमें घोषणा ये की, एक तो पूर्ण स्वराज्य, जबकि लॉर्ड इरविन क्या कह रहे थे? डोमिनियन स्टेट्स, यानी कि वो उनकी मांग को ठुकरा दिया, हमें तो पूर्ण स्वराज्य ही चाहिए। फिर दूसरी चीज, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये दो जो इसके रीजन है, इनकी वजह से ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पूर्ण स्वराज्य, इन्होंने डोमिनियन स्टेट्स के लिखा है, इन्होंने पूर्ण स्वराज्य। और फिर स्वतंत्रता दिवस 30 जनवरी 1930 को। ये अब हम अपने अभी मनाते हैं गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी, तो उसका कारण क्या है कि उस टाइम में घोषणा की गई थी, तो वो ही चीज अपना ली 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस। और पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ ली। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1930 में। एक तो पूर्ण स्वराज्य, दूसरा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाना, और पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ इसमें ली। ऑल क्लियर? अब ये सब चल रहा था, मतलब एक चीज और है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां लिखें? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए विरोध प्रदर्शन में
देखो बच्चों, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, लाला लाजपत राय थे तो वो इसी प्रदर्शन में घायल हो गए थे। पुलिस की सिर में चोट लग गई थी, उसकी वजह से वो घायल हो गए। बाद में उनकी उसी चोट की वजह से उनका देहांत हो गया। इधर ये संघर्ष की बात कर रहे थे यहाँ पे, पूर्ण संघर्ष, लेकिन इधर ये महात्मा जी कुछ और ही रास्ता ढूंढना चाह रहे थे, क्योंकि इनका तो अहिंसा पर ध्यान था और इनका हिंसा पर। तो ये बैठे बैठे और ही रास्ता खोजने में लगे हुए थे कि कोई ऐसा रास्ता या ऐसा हथियार मिले जिससे मतलब ये भी शांत हो जाए और आंदोलन भी चल जाए जो अहिंसात्मक तरीके से हो। तो फिर ये नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। नमक यात्रा का मतलब है क्योंकि ये नमक, इस नमक को ही महात्मा गांधी ने हथियार बनाया। नमक यात्रा यानी नमक को हथियार बनाया। क्यों बनाया, कैसे बनाया, कल की क्लास में हम इसके बारे में विस्तृत डिस्कस करेंगे। इतना कुछ समझ में आया ये तो मैंने पहले ही कहा था कि हम इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो यहां से जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूं जल्दी से। ये भी पूछ, अरे ये चोरी चोरा कांड वाला आप आ सकता है, इनमें कुछ नहीं है, ये आंदोलन वापस लिया फरवरी 22 में। हाँ, एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एक्ट के तहत प्रांतीय परिषदों के चुनाव हुए 1919, और स्वराज्य पार्टी वाला आ सकता है। ज्यादा इस ये भी देख लेना, डेट को याद रखने की जरूरत नहीं है, कौन से किन किन लोगों ने इसको किया। साइमन कमीशन, टोली सरकार दे रखा है, बुक में पूछ सकता है साइमन कमीशन और उनके सदस्य, या जो विरोध था साइमन कमीशन का, सबसे विरोध का मेन कारण था ये, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। फिर साइमन गोवे कांग्रेस, संविधान, भावी संविधान के बारे में गोलमेज सम्मेलन लंदन में, और फिर ये पूरा ही इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल हम इस पे चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, ये जीके का पोर्शन है, बड़े भाई को भी देख रहे होंगे तो कम से कम लाइक तो कर दो, दिल हो तो सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक मुझे और ज्यादा अच्छा करने के लिए मजबूर करता है। और दूसरी चीज मैंने पहले बता दिया, आप बस ऐसे ही चलो, मैं हर बार बोलता हूँ, छोटी छोटी चीजों को पकड़ेंगे, बस इनको पकड़ते चलेंगे और फिर बड़ी जो यानी कि निबंधात्मक क्वेश्चन में डाल देंगे, हमें एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, धन्यवाद, कल इसी टाइम में मिलते हैं।